स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा विजय माल्या के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। उनके द्वारा एक पॉडकास्ट किया गया और काफ़ी बड़ा ये पॉडकास्ट था, 4 घंटे से ज़्यादा था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसको पूरा देख भी पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये पॉडकास्ट सामने आया, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई मीम्स भी आ रहे थे। कई इंडियंस ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हमें वापस पैसा लौटाना है। खैर जो भी है, इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार अभी चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अब कंफ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पर विजय माल्या के ऊपर क्या जो आरोप थे, क्या यहाँ पर उन्होंने जो धोखाधड़ी की थी, जो लोन लिए थे, क्या वो लोन वापस हो गया है, क्या है मामला, केसेस क्या है उनके ऊपर, वो सारी चीजें मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे दोस्तों पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं जैसे प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच, इसकी सबसे खास बात है कि अगर आप ये बैच लेते हो और प्रीलिम्स को ही जस्ट क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बहुत से अनेक फीचर्स हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर विजय माल्या है कौन। देखिए विजय माल्या एक इंडियन बिजनेसमैन है, काफी सारे वेंचर्स थे उनके और वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। राज्यसभा में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनको चुना गया था। ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट करती हैं, तब जाकर आप राज्यसभा में जाते हो। और 2 बार इनफैक्ट वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। 2002 में जो जेडीएस है और जो कांग्रेस है उनके सपोर्ट से वो राज्यसभा में गए थे। और 2010 में जो है अगेन जेडीएस और बीजेपी के सपोर्ट से वो राज्यसभा में गए थे। और इनके कई सारे बिजनेस आप सब जानते हैं, यूवी ग्रुप के बारे में, किंगफिशर बियर का जो मेकर है, और इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइन तो है ही। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा मामला ही इसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर वो को ओनर भी रह चुके हैं। फोर्स इंडिया जो F1 टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर IPL टीम के भी ये को ओनर रह चुके हैं। और देखिए जैसे ये पूरा मामला सामने आया ना, इसके बाद कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी शायद विजय माल्या के सपोर्ट में आ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ष गोयनका अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि क्या विजय माल्या का जो लाइफस्टाइल था क्या वो काफ़ी हाई था। उन्होंने कहा यस। क्या उन्होंने डिफॉल्ट किया है, उन्होंने कहा यस। बट अनलाइक अदर्स, उनका जो ड्यूज था 9,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे उनको जो पे करने थे वो ऑलरेडी सेटल हो गया है। मीनवाइल देश में और भी बड़े डिफॉल्टर्स हैं जो ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर। एंड अगर ड्यूज रिमेनिंग है तो बैंक्स को बताना चाहिए कि विजय माल्या को इतना पे और करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर पॉलिटिकल पंचिंग बैग क्यों बनाया जा रहा है विजय माल्या को। जस्टिस मस्ट बी फेयर नॉट सेलेक्टिव, ऐसा उन्होंने कहा। और देखिए विजय माल्या ने भी उनको थैंक्स कहा। खैर जो भी है, यहां पर कंट्रोवर्सी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। किंगफिशर एयरलाइन कब लॉन्च हुआ था? 2005। एंड लेट मी टेल यू, देयर इज नो डाउट किंगफिशर एयरलाइन की जो सर्विस थी, जो क्वालिटी थी ना, मतलब आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी एयरलाइन प्रोवाइड करी है। मैं इंडियन एयरलाइंस की बात कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी जो उड़ान भरा था, फ्लाइट में बैठा था, 2009 की बात है। उस समय भी मैं भी किंगफिशर एयरलाइन ही में बैठा था एंड अमेजिंग सर्विस थी, नो डाउट। खैर जो भी है, यहाँ पर 2012 में जो है किंगफिशर एयरलाइन कोलैप्स हो जाती है। और आरोप ये लगता है कि इन्होंने 17 इंडियन बैंक से, जिसको लेड किया जा रहा था SBI के द्वारा, बहुत सारे बैंक थे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो 17 इंडियन बैंक थे जिनको लॉस हुआ। करीब 9,000 करोड़ रुपए का इन्होंने ड्यूज लिया था, पैसा लिया था, लोन उठाया था, जो कि पे नहीं किया था। एंड यहाँ पर उनके ऊपर आरोप और भी लगते हैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के। जो फंड्स है उसको डाइवर्ट किया गया है। फिर इसके अलावा जो किंगफिशर एयरलाइंस के बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे, 2,000 से ज़्यादा, उनकी सैलरीज पे नहीं कर पाए। तो ये सारे आरोप इनके ऊपर थे। और इसी को देखते हुए आपको कई सारे लीगल केसेस माल्या के खिलाफ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है लोन डिफॉल्ट और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। मतलब आरोप उनके ऊपर यह है कि उन्होंने बहुत सारे लोग, वो भी आप सोच के देखो, पब्लिक सेक्टर बैंकों से विदाउट एनी कोलैटरल लिया। तो ये यहां पर एक तो बताया जा रहा है। दूसरा आरोप ये लगा कि जो उन्होंने लोन लिया उसको डाइवर्ट कर दिया। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप कोई लोन ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो आप सिर्फ उसी बिजनेस में वो लोन लगा सकते हो। आप किसी पर्सनल यूज के लिए या फिर कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते। आरोप इनके ऊपर ये था कि इन्होंने बहुत सारा जो पैसा है, फंड है, वो कहीं और डाइवर्ट कर दिया।
और इसी को देखते हुए यहां पर जो सीबीआई और ईडी है उन्होंने क्लेम किया कि जो लोन्स थे दे वेर प्रोक्योर्ड थ्रू फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से यहां पर लोन लिया गया, उसका मिसयूज किया गया और यहां पर उसको डिफॉल्ट कर दिया गया अल्टीमेटली। तो एक तो ये हो गया। फिर इसी को देखते हुए आपको याद होगा भारत सरकार ने एक कानून लेकर आई, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, और फाइनली आप देख सकते हो विजय माल्या को 2019 में इंडियन कोर्ट के द्वारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड ये भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने इस तरह के कानून के थ्रू हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन के ऊपर ये चार्जेस लगाए थे। फिर यहां पर एक और चीज होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली प्रूव ये हुआ कि उन्होंने $40 मिलियन जो पैसा है वो अपने बच्चों को ट्रांसफर किया, और वो भी उस समय जब ऑलरेडी कोर्ट में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट पाया और 4 महीने की सजा भी सुनाई और कहा कि आप पूरा पैसा वापस लौटाइए। लेकिन ऑब्वियसली बात है विजय माल्या भारत छोड़कर ऑलरेडी जा चुके थे। तो यहां पर नेक्स्ट होता है एक्सट्रेडिशन का बैटल। काफी कोशिश जारी थी कि विजय माल्या को भारत लाया जाए, और यूके की कोर्ट ने ऑलरेडी 2020 में एक्सट्रेडिशन का अप्रूवल दे दिया था कि इनको भारत लाया जाएगा। लेकिन विजय माल्या ने कई सारे लीगल ऑप्शंस अपनाए, असाइलम हो गया, अपील हो गया, ताकि एक्सट्रेडिशन को डिले किया जा सके। 2025 में अभी सिचुएशन यह है कि उन्होंने अपना पूरा जितना भी फाइनल अपील है वो यूके के कोर्ट में खो दिया है, लेकिन अभी तक एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाई। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्या हो रहा है, वो तो अल्टीमेटली नहीं पता, लेकिन आपको समझना है कि जितने भी अपील्स थे ना विजय माल्या के, वो एक्चुअली ओवर हो चुके हैं। और नेक्स्ट यहां पर बैंकरप्सी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये विजय माल्या जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की कोर्ट में केस चल रहा था। अगर आप यूके में भी देखोगे तो जो इंडियन बैंक्स हैं वो यूके भी पहुंच गए थे और विजय माल्या के खिलाफ केस किया था। 2021 में यूके के कोर्ट ने भी विजय माल्या को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था, और अप्रैल 2025 में उनका जो फाइनल अपील था बैंकरप्सी ऑर्डर का वो भी डिसमिस कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बैंक्स जो ओवरसीज असेट्स है विजय माल्या का वो यहां पर ले सकती है। तो ये एक इसका नतीजा निकलता है। खैर ये सब आरोप थे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विजय माल्या का क्या डिफेंस है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो पूरा पॉडकास्ट आया है 4 घंटे से भी बड़ा पॉडकास्ट था, तो इसके अंदर उन्होंने कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। मैं बस आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूं। सबसे पहला उनका कहना था कि मैं चोर नहीं हूं। उन्होंने एडमिट किया कि किंगफिशर एयरलाइन फेल हुई थी, लेकिन कोई भी पैसा उन्होंने नहीं चुराया। ये अपने वो डिफेंस में कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू कॉल मी फ्यूजिटिव गो हेड, आप मुझे बुला सकते हो फ्यूजिटिव, बट डोंट कॉल मी चोर। ये चोर शब्द कहां से आया? उन्होंने इंडियन जो मीडिया है उसके ऊपर काफी प्रहार किया कि किस तरह से उनके इमेज को टार्निश किया गया है। और साथ ही साथ देखिए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जितना भी लोन लिया था, मतलब जो भी उनका ड्यू था, उससे कहीं ज्यादा ऑलरेडी रीपे कर दिया है। मतलब जो एसेट्स उनका भारत के अंदर सीज किया गया था, उसको बेचकर जो भी पैसा चुकाना था वो ऑलरेडी उनका कर दिया गया है। उसके बावजूद भी उनको प्रहार किया जा रहा है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि उनको अनफेयर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर है। उनका कहना है कि पॉलिटिकल सिस्टम का वो विक्टिम बन गए हैं। उन्होंने सरकार, ब्यूरोक्रेसी, इनके ऊपर आरोप लगाया कि इनकी वजह से जो किंगफिशर है वो कोलैप्स हुई थी। इनफैक्ट जो उन्होंने पॉडकास्ट दिया उसके अंदर उन्होंने एक और चीज़ कही, 2010 में जब 2008-9 में आपको याद होगा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था पूरे दुनिया में, तो यहाँ पर वो कट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि किंगफिशर का एलायंस में हम कट डाउन कर रहे थे ताकि यहाँ पर कुछ सेविंग्स वगैरह हो, जो कंपनी है वो कोलैप्स ना हो। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी जी, उनसे मुलाकात करते हैं। प्रणब मुखर्जी, उनका ऐसा कहना है कि प्रणब मुखर्जी ने ऐसा कहा था कि आप कट डाउन मत करिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे जॉब लॉसेस वगैरह होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, तो ये अभी हम नहीं चाहते हैं। तो ये उनका कहना था। खैर जो भी, अब प्रणब मुखर्जी जी हैं नहीं कि जो इसको क्लैरिफाई कर सकें। तो एक प्रकार से विजय माल्या ये कह रहे हैं कि उनको स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ विजय माल्या ने ये कहा कि वो भारत बिल्कुल आएंगे, लेकिन अगर ये गारंटी किया गया कि उनका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो फेयर तरीके से होगा, डिग्निफाइड ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, जिस तरह से इंडियन मीडिया के अंदर चलता है वो ना हो, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं भारत के अंदर। और जैसे कि उन्होंने यूके के कोर्ट का भी जिक्र किया कि यूके के कोर्ट भी जो है कंसर्न है भारत के जेल कंडीशंस को लेकर। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा कही गई हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि विजय माल्या कितना ओ करते हैं इंडियन बैंक्स को। देखो
विजय माल्या का अगर आप देखोगे इंडियन बैंक्स से जो वो करते हैं वो करीब 9,000 करोड़ रुपए हैं। मतलब इतना 9,000 करोड़ से ज़्यादा ही। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। एसबीआई के द्वारा पूरा ये कंसोर्टियम लेड किया गया था जिसमें बाकी के सारे बैंक्स आते हैं। एसबीआई लीड कर रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा एसबीआई ने ही दिया था। आप देख सकते हो 1,600 करोड़ से ज़्यादा। उसके बाद पीएनबी हो गया 800 करोड़, आईडीबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, इसके अलावा और भी टोटल 17 बैंक्स थे जिन्होंने यहाँ पर पैसा जो है दिया था। और इसकी वैल्यू टोटल निकल कर आती है 9,000 करोड़ के आसपास। और जैसा कि आप सब जानते हैं 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर चले जाते हैं और तब से वो यूके में ही रह रहे हैं। और पिछले साल देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। दिसंबर में, पिछले साल 2024 में दिसंबर में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया कि जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने अभी तक 14,000 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स ये रिकवर कर लिए हैं माल्या का। तो एक प्रकार से विजय माल्या यही कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं 6,000 करोड़ या 9,000 करोड़ रुपए वो करता हूं तो ऑलरेडी ये तो हमने पे कर दिया यहां पर। लेकिन देखिए यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को समझनी है। इट इज नाउ इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकवरिंग द मनी। मतलब चलो अगर मान लो एक तरह से ये कह दिया जाता है कि पूरा पैसा रिकवर हो भी गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन आपको समझना है कि अब यहां पर मामला सिर्फ रिकवरी का नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने विजय माल्या के ऊपर और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया है, फ्रॉड का आरोप लगाया है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इनफैक्ट यहां पर बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी अरेस्ट किया गया था कि कैसे उन्होंने यहां पर लोन्स वगैरह सैंक्शंस दिया है। तो यहां पर इनफैक्ट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ईडी ने यहां पर चार्ज किया था विजय माल्या को अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहां पर ईडी ने आरोप लगाया कि किंगफिशर एयरलाइंस ने लगभग 3,500 करोड़ रुपीस डाइवर्ट किया, जो उनको लोन मिला वो डाइवर्ट किया। ये ईडी का आरोप है, ये ईडी का केस चल रहा है। फिर दूसरा यहां पर सर्विस टैक्स का भी आरोप लगा है कि उन्होंने नहीं पे किया। बेसिकली बताया यह जा रहा है कि 2012 से 2015 के बीच में सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट्स फाइल किए थे किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहां पर 100 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स के तौर पर भरना था। और देखो सर्विस टैक्स क्या है, जैसे आज के डेट में जीएसटी है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो सर्विस टैक्स होता है। यहां पर कंपनी जो है वो आपसे पैसा कलेक्ट करती है और वो पैसा अल्टीमेटली सरकार को देती है, वो कंपनी का पैसा नहीं होता। तो आरोप यह है कि इन्होंने लोगों से तो पैसा कलेक्ट कर लिया, मतलब जो उन्होंने टिकट चार्ज किया था उस पर जो सर्विस टैक्स लगाया था वो कस्टमर से तो ले लिया, लेकिन वो पैसा 100 करोड़ रुपए इन्होंने सरकार के पास डिपॉजिट नहीं किए। फिर इसके अलावा कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस और फ्रॉड का भी आरोप है। जुलाई 2016 में जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उन्होंने यहां पर नोटिस जारी किए 17 कंपनीज को। ये 17 कंपनीज वो हैं जिन्होंने बैंक से पैसा लिया था और वो अल्टीमेटली फाइनेंस किया किंगफिशर एयरलाइन को। तो यहां पर कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का भी आरोप है। और अल्टीमेटली देखिए ये सारी जो चीजें होती है ना, इसका इंप्लीकेशंस भारत में भी होता है। जब से विजय माल्या गए यहां पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, बहुत कुछ हुआ। आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा किस तरह से चीजों को लेकर हर दिन डिस्कशन होता था। तो यहां पर दिखाया गया कि कैसे अभी भी बैंकों के अंदर जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए लोन को लेकर वो नहीं हो रहा था। और यहां पर स्ट्रिक्टर रूल्स लाने की कोशिश की गई, स्पेशली कॉर्पोरेट लोन का जो अप्रूवल है, ऑडिट है, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है। फिर इसके साथ साथ एक कानून लाया गया था कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सके हमारे देश में किसी को। और यहां पर बैंकिंग विजिलेंस इसको भी बढ़ाने की कोशिश की गई। जो क्वालिटी होती है ना, एसेट क्वालिटी रिफॉर्म्स, मतलब ये सारी चीजें लाई गई ताकि चीजों के ऊपर और अच्छे से निगरानी रखी जाए। लेकिन देखो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हम कहते हैं ना कि क्या विजय माल्या चोर हैं नहीं है। मतलब यहां पर फेवर में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अगेंस्ट में वो क्या कह रहे हैं। क्या विजय माल्या चोर हैं? देखो जो फेवर में है उनका कहना है कि ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इनको विक्टिम बनाया जा रहा है एक प्रकार से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विजय माल्या के अगेंस्ट में है उनका कहना है कि देखिए जितने भी एविडेंस है उसमें साफ साफ है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, डिफॉल्ट किया है, फंड को डाइवर्ट किया है। और साथ ही साथ दूसरा जो आर्गुमेंट है कि क्या उनको अनफेयरली टारगेट किया गया था। विजय माल्या के फेवर में जो है उनका कहना है कि पॉलिटिशियंस ने उनका इस्तेमाल किया है। और यहां पर जो अगेंस्ट में है विजय माल्या के, उनका कहना है कि लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया प्रॉपर तरीके से, उनका लीगल काउंसिल भी था। तो ऐसा नहीं है कि उनको अनफेयरली टारगेट किया गया, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू गया है। और लास्ट में क्वेश्चन है कि क्या उनको भारत आना चाहिए। उनका कहना है, विजय माल्या का खुद कहना है कि मैं आऊंगा, लेकिन अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट किया गया। इंडियन कोर्ट्स ने ऑलरेडी बोला है कि गारंटी दी है भारतीय न्यायपालिका ने कि हम आपका प्रॉपर ड्यू प्रोसेस करेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं। अब देखते हैं क्या विजय माल्या भारत आते हैं नहीं आते हैं। बट इस वीडियो के थ्रू आई जस्ट होप कि यहां पर जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी, क्योंकि बहुत
तरह की कंफ्यूजन हो गई थी। मैं चाहता था कि आपको बताऊं इसके बारे में। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में बताया, क्या आप बता सकते हो कौन से कंडीशंस में किसी व्यक्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया 2026 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, हमारे जो बैचेस हैं उसको जरूर अवेल करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलता है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी, और स्कॉलरशिप है। हर महीने आप 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।